हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ कंकना एंड जस्ट इन केस आप नए हो मेरे चैनल पे, फर्स्ट टाइम देख रहे हो, देन प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब टू द चैनल ताकि रेगुलर अपडेट्स आपको मिलते रहे। सो आज का जो वीडियो है इसमें हम बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ पे बात करेंगे जो कि है शेंगेन वीज़ा। ओके नाउ पिछले 2 सालों में स्पेशली पोस्ट पैंडेमिक शेंगेन वीज़ा को लेके बहुत सारा हवा मचा हुआ है। वीज़ा मिलता नहीं है, इजीली रिजेक्ट हो जाता है वगैरह वगैरह। सो आई एम गोइंग टू पुट अ रेस्ट टू ऑल योर कंसर्न्स एंड टेल यू कि शेंगेन वीज़ा होता क्या है, कैसे आपको मिल सकता है, क्या क्या चीज़ों का आपको ध्यान रखना है जब भी आप शेंगेन वीज़ा के लिए अप्लाई करते हो। ओके सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो सबसे पहला चीज आता है कि शेंगेन वीजा होता क्या है। नाउ यूरोप में देयर आर अबाउट 26-27 कंट्रीज जो कि शेंगेन का हिस्सा है एंड इन कंट्रीज को विजिट करने के लिए आपको शेंगेन वीजा की जरूरत पड़ती है। ठीक है, सो इस वीडियो में मैं जो भी डिटेल्स आपके साथ शेयर करूंगी वो मैं इंडिया पर्सपेक्टिव के हिसाब से शेयर करूंगी कि अगर आपके पास इंडियन पासपोर्ट है एंड आप इंडिया से अप्लाई कर रहे हो तो आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए, क्या क्या स्टेप्स फॉलो करना है एंड क्या चीज़ें आपको नहीं करनी है जिसकी वजह से आपका वीज़ा रिजेक्ट हो सकता है। ओके सो सबसे पहले आते हैं ऑन द लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स। ओके लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स में क्या क्या है कि जब आप अप्लाई करते हो ना, इस तरह से एक डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट आपके पास दी जाती है ताकि आपको पता चले कि आपको एग्जैक्टली क्या क्या डॉक्यूमेंट्स सबमिट करना है। ठीक है, सो इसमें पूरा लिस्ट है, मैं एक एक करके ये कवर करूंगी ताकि मैं भी कोई पॉइंट मिस नहीं कर जाऊं क्योंकि ये लिस्ट बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ओके सो सबसे पहले आता है आपका एप्लीकेशन। ठीक है, नाउ आप अप्लाई कैसे करोगे। सो VFS ग्लोबल करके एक कंपनी है जो मोस्ट कंट्रीज के लिए शेंगेन वीज़ा हैंडल करती है। ठीक है, एक्सेप्ट आई रिमेंबर जब मैं स्पेन जा रही थी, हालांकि स्पेन इज ऑल्सो पार्ट ऑफ शेंगेन, स्पेन के लिए कोई दूसरी कंपनी है जो वीज़ा प्रोसेस को मैनेज करती है, बट मोस्ट कंट्रीज के लिए VFS ग्लोबल है जो कि एक ग्लोबल कंपनी है जो वीज़ा प्रोसेस को मैनेज करती है। ठीक है, सो आपको क्या करना है, बहुत सिंपल है, आपको VFS ग्लोबल के वेबसाइट पे जाना है एंड वहां पे आपसे 2 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। सबसे पहला कि आप कौन से कंट्री से अप्लाई कर रहे हो, जहां पे आपको इंडिया सिलेक्ट करना है, एंड दूसरा क्वेश्चन आप कौन से कंट्री विजिट करना चाहते हो। सो फॉर एग्जाम्पल आपने कंट्री टू विजिट में इटली चूज किया है तो वो वेबसाइट आपको इटली एम्बेसी के वेबसाइट में लेके जाएगा जहां पे आपको लॉगिन करके एक पूरा फॉर्म फिल करना है जिसमें आपके सारे डिटेल्स होंगे, आपका नाम, डेट ऑफ बर्थ, पासपोर्ट नंबर, आपका ऑक्यूपेशन, एवरीथिंग। अराउंड 5 पेजेस का ये फॉर्म है एंड पूरा आपको ऑनलाइन ही फिल करना है। ठीक है, एंड इसके साथ अगर आप फैमिली के साथ ट्रैवल कर रहे हो या फ्रेंड्स के साथ ट्रैवल कर रहे हो एंड सब लोग इकट्ठा वीज़ा के लिए अप्लाई कर रहे हो तो आप एक एक करके लोगों को ऐड कर सकते हो उसी सेम एप्लीकेशन नंबर के अंदर। ठीक है, एक बार आपने वो कर लिया उसके बाद आपको एक फी पे करना होता है ना। यहाँ पे 2 टाइप की फीस होती है, एक होता है जो आपको VFS ग्लोबल को पे करना होता है जो कि आपका पूरा प्रोसेसिंग मैनेज करेंगे, एंड दूसरा होता है आपका वीजा फीस जो कि एम्बेसी को जाता है। ठीक है, सो अप्लाई करते वक्त आपको वीजा फीस पे नहीं करना है, सिर्फ आपको VFS ग्लोबल का जो फीस है वो पे करना होता है जो अराउंड 4,500 रुपए होता है। ठीक है, वो आप ऑनलाइन पे करोगे, आपके पास रिसीट आ जाएगी। रिसीट आने के बाद आपको वापस जाना है VFS ग्लोबल के वेबसाइट पे एंड वहां पे आपको एक अपॉइंटमेंट डेट सिलेक्ट करना है। अपॉइंटमेंट डेट क्यों सिलेक्ट करना है, क्योंकि आपको जाके आपके सारे डॉक्यूमेंट सबमिट करने हैं एंड आपको बायोमेट्रिक्स करानी होती है। बायोमेट्रिक्स क्या होता है, बायोमेट्रिक्स में बेसिकली वो आपके फिंगरप्रिंट्स लेते हैं एंड आपका एक फोटो खींचते हैं जो कि आपके वीजा में लग के आता है। ठीक है, सो आपको एक अपॉइंटमेंट डेट सिलेक्ट करना होता है। आप अपने कन्वीनियंस के हिसाब से अपॉइंटमेंट डेट सिलेक्ट कर सकते हो या फिर जो भी
फर्स्ट अवेलेबल डेट है, आप वो सिलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, एक बार आपने अपॉइंटमेंट डेट सिलेक्ट कर लिया, उसके बाद आपके पास एक मेल आ जाती है आपके अपॉइंटमेंट कॉन्फर्मेशन की। ठीक है, एंड जो फॉर्म आपने फिल किया है, जो वीजा फॉर्म आपने फिल किया है, वो आपके पास आ जाती है इन द फॉर्म ऑफ अ पीडीएफ। ठीक है, नाउ पहले क्या होता था, वीजा फॉर्म हम फिजिकली फिल करते थे, यानी कि हम पहले फॉर्म का प्रिंट आउट लेते थे एंड उसके बाद हम पेन से उसमें सारे डिटेल्स भरते थे। अब ऐसा नहीं है, अब जो भी डिटेल्स आप फिल करोगे वो पूरा फॉर्म में पहले से ही लग के आ जाएगा, आपको बाद में खाली डेट डालना है एंड साइन करना है। इसीलिए जब आप वीजा फॉर्म फिल करोगे तो बहुत ध्यान से, बहुत केयरफुली 3-4 बार हर एक डिटेल को अच्छे से पढ़ के कंफर्म कर लीजिए, उसमें कोई भी गलती नहीं होनी चाहिए, स्पेशली आपका पासपोर्ट नंबर, क्योंकि अगर उसमें कोई भी डिस्क्रिपेंसी रहा देन दैट गिव्स द एम्बेसी अ रीजन टू रिजेक्ट योर वीजा। ठीक है, सो बहुत ध्यान से इस फॉर्म को फिल कीजिएगा, क्योंकि एक बार आपने सबमिट कर दिया उसके बाद आप उस फॉर्म में चेंजेस नहीं कर सकते। ठीक है, सो फॉर्म फिल करते वक्त एक और इम्पॉर्टेंट चीज आपको ध्यान में रखना है, फॉर्म में आपको एक ऑप्शन दिया जाता है ऑफ सिंगल एंट्री और मल्टीपल एंट्री। ऑलवेज चूज मल्टीपल एंट्री। ओके, मल्टीपल एंट्री से क्या होता है कि अगर आपके पास वैलिड वीज़ा है तो आप सेम कंट्री मल्टीपल टाइम्स एंट्री एंड एग्जिट कर सकते हो। सो फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं मान लीजिए मैं फ्रांस में हूँ एंड मैं पेरिस में हूँ, ठीक है, एंड मुझे एक दिन के लिए एम्स्टरडेम जाना है, जैसे कि हम डे ट्रिप्स करते हैं अक्सर। नाउ एम्स्टरडेम एक दूसरे कंट्री में है और मेरे पास है फ्रांस का वीज़ा। ठीक है, सो अगर मेरे पास सिंगल एंट्री वीज़ा है तो मैं एक ही बार फ्रांस में एंटर कर सकती हूँ एंड एक ही बार वहाँ से एग्जिट कर सकती हूँ। एक बार फ्रांस से एग्जिट करने के बाद मैं दोबारा उस कंट्री को एंटर नहीं कर सकती, इवन इफ आई हैव अ वैलिड वीज़ा, क्योंकि वो सिंगल एंट्री है। ठीक है, मल्टीपल एंट्री से क्या होता है, एक तो मैं फ्रांस से किसी और शेंगन कंट्री जा सकती हूँ एंड वापस आ सकती हूँ विद इन माई वीज़ा वैलिडिटी पीरियड। ठीक है, वरना क्या होगा, एक बार आप फ्रांस से एग्जिट कर गए, एंड ये मैं फ्रांस एज एन एग्जाम्पल बता रही हूँ, बेसिकली दिस अप्लाइज फॉर एनी शेंगन कंट्री। एक बार आप उस शेंगन कंट्री से एग्जिट कर गए, उसके बाद आप दोबारा एंटर नहीं कर सकते, क्योंकि आपका वीज़ा जो है वो सिंगल एंट्री वीज़ा है। इसीलिए ऑलवेज ऑप्ट फॉर अ मल्टीपल एंट्री वीज़ा विच मेक्स इट ईजी एंड कन्वीनियंट फॉर यू, कि आप मल्टीपल कंट्रीज विजिट कर सकते हैं एंड ज़रूरत पड़ा तो सेम कंट्री से आप मल्टीपल टाइम्स एंट्री एंड एग्जिट कर सकते हैं। सो फॉर एग्जाम्पल, अगर कभी मुझे फ्रांस से स्विट्ज़रलैंड जाना हुआ, ठीक है, मैं 2 रात स्विट्ज़रलैंड में रुक के वापस फ्रांस में आ सकती हूँ, या मुझे सपोजिंग बेल्जियम जाना है, तो मैं क्योंकि ये मैं इसलिए एग्जाम्पल दे रही हूँ क्योंकि ये मुझे पता है नेबरिंग कंट्रीज़ है, एंड बहुत लोग पेरिस से ब्रूश या ब्रसल्स इस तरह से वो लोग डे ट्रिप्स करते हैं, या फिर आप कहीं गए, मान लीजिए आप एम्स्टरडेम गए, आप 2 दिन वहाँ रुक के वापस पेरिस आ रहे हो, तो मल्टीपल एंट्री वीज़ा गिव्स यू दैट फैसिलिटी। सो ऑलवेज ऑप्ट फॉर मल्टीपल एंट्री whenever you are applying for a Schengen visa. सो ये तो हो गया हमारा फॉर्म। दूसरा चीज़ है रिसीट ऑफ द वीज़ा। सो जिस कंट्री के लिए आपने अप्लाई किया है उस एंड जो आपने पेमेंट किया है VFS ग्लोबल के लिए, उसकी एक रिसीट आपको मिलेगी जो कि इस तरह से दिखती है। ठीक है, उसके ऊपर रजिस्ट्रेशन रिसीट लिखा होता है। इस रिसीट में ही आपको सारे डॉक्यूमेंट्स के डिटेल्स मिल जाते हैं। ठीक है, सो ये रिसीट आपके पास होनी चाहिए। उसके बाद है ट्रैवल डॉक्यूमेंट विच इज़ द पासपोर्ट। ठीक है, सो ये पासपोर्ट आपके पास होना कंपलसरी है ऑब्वियसली ट्रैवल करने के लिए। पासपोर्ट में कम से कम 6 महीने की वैलिडिटी होनी चाहिए एंड पासपोर्ट कहीं से भी डैमेज नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आपको चाहिए फोटोग्राफ्स। 2 फोटोग्राफ्स आपके पास रखना ज़रूरी है। नाउ शेंगन वीज़ा का जो फोटो रिक्वायरमेंट है वो बहुत स्पेसिफिक है, वाइट बैकग्राउंड, 80% फेस एंड अ सर्टेन साइज, बट नथिंग टू वरी अबाउट।
आप जब भी किसी फोटो स्टूडियो में जाओगे फोटो खिंचाने के लिए एंड आप अगर उन्हें कहोगे कि शेंगेन वीजा के लिए आपको फोटो चाहिए, तो वो बिल्कुल एग्जैक्ट स्पेसिफिकेशन के हिसाब से आपका फोटो निकाल के देंगे, ठीक है। उसके बाद है आपका एयर टिकट, कंफर्म्ड एयर टिकट। आप अपने कंट्री से किस कंट्री में जा रहे हो एंड किस कंट्री से अपने कंट्री में वापस आ रहे हो, ये कंफर्म्ड एयर टिकट होना कंपलसरी है। दूसरा है आपका अकोमोडेशन, यानी कि आप कहाँ पे रुक रहे हो, चाहे वो होटल हो, हॉस्टल हो, एयरबीएनबी हो या फिर किसी फ्रेंड या फैमिली का घर हो, उस अकोमोडेशन के डिटेल्स यानी आप कहाँ पे रुक रहे हो एंड वहाँ का एड्रेस, ठीक है, ये होना ज़रूरी है, ओके। अगर आपने होटल बुक किया है या एयरबीएनबी बुक किया है या हॉस्टल बुक किया है, उसका रिसीट या कंफर्मेशन आपके ईमेल पे आ जाता है, तो आप उसका प्रिंट आउट ले लीजिएगा। उसके बाद है प्रूफ ऑफ सोशियो प्रोफेशनल स्टेटस, यानी कि आप करते क्या हो, आप जॉब करते हो, आप बिजनेसमैन हो, आप स्टूडेंट हो, जो भी आपका प्रोफेशन है आपको उसका एक प्रूफ देना है। सो फॉर एग्जांपल अगर आप सैलरीड एम्प्लॉयड हो यानी कि आप कहीं जॉब करते हो, तो आपको अपने एम्प्लॉयर से यानी कंपनी से एक लेटर चाहिए होगा कि सो एंड सो पर्सन हमारे कंपनी में काम करते हैं, ओके, एंड किस डेट उन्होंने ज्वाइन किया होगा कंपनी, वो भी मेंशन करके उसमें आप एक लेटर अपने कंपनी से ले लीजिए, ठीक है। दूसरा चीज़ है अगर आप मैरिड हो तो आप मैरिड सर्टिफिकेट उसमें अटैच कीजिएगा, ठीक है। इसके बाद है आपका प्रूफ ऑफ इनकम, एक्चुअली प्रूफ ऑफ इनकम नहीं है, प्रूफ ऑफ फंड्स है, यानी कि आपका बैंक स्टेटमेंट। तो 3 महीने का बैंक स्टेटमेंट आपको चाहिए होता है एंड बैंक स्टेटमेंट वो इसलिए मांगते हैं जस्ट टू इंश्योर कि आपके पास नेसेसरी फंड्स है अपने ट्रिप को फंड करने के लिए, ठीक है। ऐसा नहीं हो कि आप बिल्कुल ठन गोपाल हो एंड किसी दूसरे कंट्री में जा रहे हो, फिर वहां जाके आप पैसे कहाँ से लाओगे खर्चा करने के लिए, राइट। सो 3 महीने का बैंक स्टेटमेंट चाहिए, 3 महीने का सैलरी स्लिप चाहिए, ठीक है, एंड 3 महीने का आपको ITR यानी कि इनकम टैक्स रिटर्न या फिर फॉर्म 16 चाहिए, वो भी 3 साल का, ठीक है। सो 3 महीने का बैंक स्टेटमेंट, 3 महीने का सैलरी स्लिप एंड 3 साल का, पिछले 3 सालों का ITR या फिर फॉर्म 16, ठीक है। उसके बाद है ट्रैवल इंश्योरेंस, ये इंपॉर्टेंट एंड कंपल्सरी है, ठीक है। ट्रैवल इंश्योरेंस बेसिकली इंश्योर करता है कि गॉड फॉरबिड अगर कोई भी मिसहैप हो गया या फिर हॉस्पिटलाइजेशन की जरूरत पड़े जब आप किसी दूसरे कंट्री में हो, तो वो सारा खर्चा कवर करता है आपका ट्रैवल इंश्योरेंस, ठीक है। इसमें आपका बैगेज मिसप्लेसमेंट भी कवर्ड रहता है। ट्रैवल इंश्योरेंस आप किसी भी मतलब इंश्योरेंस कंपनी से ले सकते हो। अगर आप policybazaar.com पे जाओगे तो आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे। जस्ट मेक श्योर कि जितना अमाउंट मेंशन है, आई थिंक इट इज $50,000 या 30,000 यूरोज का कुछ अमाउंट है, या इट इज 30,000 यूरोज। आपके पूरे ट्रिप के लिए 30,000 यूरोज का आपको इंश्योरेंस कवरेज चाहिए होता है, तो उसके हिसाब से आप ट्रैवल इंश्योरेंस का पैकेज ले सकते हैं, ठीक है। अगेन जिस भी कंपनी से आप ट्रैवल इंश्योरेंस का पैकेज लोगे उनके पास सारे डिटेल्स होते हैं। अगर आप उनको बताओगे कि आप कौन से कंट्री विजिट कर रहे हो, कितने दिनों के लिए विजिट कर रहे हो, तो वो सबसे जो बेस्ट पैकेज रहता है वो आपको प्रोवाइड कर देंगे, ठीक है। सो ये सारे डॉक्यूमेंट्स है। इसके अलावा एक और इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है जो कि है आपका कवरिंग लेटर। कवरिंग लेटर क्या होता है? बेसिकली आपको एक प्लेन A4 शीट लेना है, एड्रेस्ड टू द एम्बेसी वीजा ऑफिसर। जिस भी एम्बेसी में आप अप्लाई कर रहे हो उस एम्बेसी के वीजा ऑफिसर को आपको वो लेटर एड्रेस करना है, ये बताते हुए कि मेरा नाम ये है, मेरा पासपोर्ट नंबर ये है एंड मैं इस कंट्री को विजिट कर रहा हूँ हॉलिडे पर्पस के लिए, ठीक है। एंड उसके साथ आपको एक डिटेल्ड आइटिनरी उनको देनी होती है। आइटिनरी यानी कि जितने भी दिन आप रुक रहे हो उस कंट्री में, आप क्या क्या करने वाले हो, कौन कौन से सिटीज कवर करने वाले हो, वो पूरा आपको मेंशन करना पड़ता है।
फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए मैं 1 जैन से लेके 10 जैन तक ट्रैवल कर रही हूँ टू इटली, ठीक है। सो मेरे आइटिनरी में मेंशन होना चाहिए Jan 1 फ्लाइट फ्रॉम दिल्ली टू रोम, ठीक है, अगर मैं रोम में लैंड कर रही हूं तो। उसके बाद 1 to 3 जैन रोम में रुक रहे हैं, फिर 4th to 7th जैन आप फ्लोरेंस में रुक रहे हैं, 7th to 10th जैन आप मिलान में रुक रहे हैं, एंड 10th जैन आपका रिटर्न टिकट है फ्रॉम मिलान टू दिल्ली, ठीक है। ये पूरा आइटिनरी आपको अच्छे से लिख के वहां पे मेंशन करना है, ठीक है। नाउ इन केस आप अपने वाइफ के साथ ट्रैवल कर रहे हो जो कि एक हाउस वाइफ है, यानी कि उनकी कोई इनकम नहीं है, इन दैट केस आपके वाइफ के लिए भी आपको अपना सैलरी स्लिप, बैंक स्टेटमेंट एंड ITR, ये तीनों चीजें अटैच करनी है, ये दिखाने के लिए कि आपके वाइफ की खुद की कोई इनकम नहीं है, तो वो आपके ऊपर डिपेंडेंट है, यानी 2 लोगों का ट्रैवल का खर्चा आप उठा सकते हो, ये शो करना इंपॉर्टेंट है, ओके। नाउ नेक्स्ट आते हैं कि ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपने रेडी कर लिए। अच्छा, इन डॉक्यूमेंट्स के आपको प्रिंट आउट्स चाहिए, ठीक है, प्रिंट आउट्स रख लीजिएगा अपने पास। एंड जिस दिन आपका अपॉइंटमेंट होगा यानी वीज़ा अपॉइंटमेंट होगा, उस दिन आपको VFS के ऑफिस पहुंचना है, ठीक है। वो आपको गाइड कर देंगे कि कौन से काउंटर पे जाना है। पहले आपको क्या कहते हैं, जिस भी काउंटर में आपका नंबर आएगा वहां जाके आपको डॉक्यूमेंट सबमिट करने हैं। एक ऑफिसर होंगे वहां पे जो सारे डॉक्यूमेंट्स चेक करेंगे। उसके बाद वो आपसे वीज़ा फीस लेंगे। वीज़ा फीस यानी जो भी कंट्री आप विजिट कर रहे हो उस कंट्री के लिए जितना भी फीस लगता है, 10,000 12,000 जो भी फीस है वो आपको पे करना है। एंड उसके बाद होता है आपका बायोमेट्रिक्स, ठीक है, जो कि एक सेपरेट रूम में होता है। बायोमेट्रिक्स होने के बाद उसके बाद क्या होता है, ऑलवेज ऑप्ट फॉर दी SMS सर्विस, ठीक है। SMS सर्विस से क्या होता है, आपको रेगुलर अपडेट्स मिलते रहते हैं, तो वो हर स्टेप पे आपको मैसेज भेजते हैं। दैट प्रोसेस इज वेरी स्मूथ कि वीजा एप्लीकेशन रिसीव्ड, वीजा एप्लीकेशन सेंड टू द एम्बेसी, पासपोर्ट रिसीव्ड फ्रॉम द एम्बेसी, ठीक है, क्योंकि ओरिजिनल पासपोर्ट आपको सबमिट करनी पड़ती है, ओके। एंड जब भी आपका पासपोर्ट रेडी होगा कलेक्शन के लिए, आपको वापस VFS के ऑफिस जाना है एंड वहां से अपना पासपोर्ट कलेक्ट करना है। नाउ यहाँ पे आपके पास 2 ऑप्शंस है, या तो आप कुरियर से मंगवा लो पासपोर्ट, या फिर खुद जाके वहां से फिजिकली आप कलेक्ट कर सकते हो अपना पासपोर्ट, ठीक है। तो वो आपको कभी ये नहीं बताते हैं कि आपका वीजा अप्रूव हो गया है या रिजेक्ट हो गया है। वो बस इतना बताते हैं दैट योर वीजा प्रोसेस हैज बीन, योर वीजा एप्लीकेशन हैज बीन प्रोसेस्ड एंड द पासपोर्ट इज रेडी फॉर कलेक्शन, बस इतना ही वो आपको बताते हैं, ठीक है। अब वहां जाके एक बार आपने पासपोर्ट कलेक्ट कर लिया, उसके बाद ही आपको पता चलता है कि उसमें वीजा लगा है या नहीं, ठीक है। सो 2 ऑप्शन है आपके पास, या तो आप खुद जाके पासपोर्ट कलेक्ट कर सकते हैं या फिर आप कुरियर से भी पासपोर्ट मंगवा सकते हैं। नाउ आई एम वेरी वेरी स्केर्ड, मैं कभी भी पासपोर्ट कुरियर के लिए अप्लाई नहीं करती हूँ, मैं हमेशा फिजिकली जाती हूँ टू कलेक्ट द पासपोर्ट, बिकॉज मुझे बहुत डर रहता है कि कुछ अगर गड़बड़ हो गया, पासपोर्ट गुम हो गया, डैमेज हो गया, सो आई एम वेरी स्केर्ड। सो मैं हमेशा खुद जाती हूँ पासपोर्ट कलेक्शन के लिए। एंड अगर आप खुद जा रहे हो पासपोर्ट कलेक्शन के लिए, 2 चीजें आपको अपने साथ रखनी है। एक तो है जब आप वीजा के लिए अप्लाई करते हो एंड पेमेंट करते हो वीजा फीस की, तो एक लंबी चौड़ी रिसीट आपको मिलती है, वो रिसीट की ओरिजिनल कॉपी आपको रखनी है अपने पास। एंड दूसरा, अपना फोटो ID का आपको कॉपी रखना है, चाहे वो पैन कार्ड हो चाहे आधार कार्ड हो। एंड जितने भी लोगों ने अप्लाई किया है वीजा के लिए, सबको फिजिकली जाके वो पासपोर्ट कलेक्शन करना है, ठीक है। सपोजिंग मैंने और मेरे हस्बैंड ने अप्लाई किया है वीजा के लिए, मैं ऐसा नहीं कर सकती कि मैं चली गई एंड मैं अपना भी एंड अपने हस्बैंड का भी पासपोर्ट कलेक्ट कर लूँ। वो ये स्पेसिफाई करते हैं कि आप दोनों को फिजिकली आना पड़ेगा पासपोर्ट कलेक्शन के लिए, ओके। सो आई होप वीज़ा एप्लीकेशन का जो प्रोसेस है वो क्लियर है एंड होपफुली देयर आर नो डाउट्स। अगर आपके कुछ डाउट्स है, क्वेश्चंस है, तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में उसे डाल सकते हो एंड आई विल बी हैप्पी टू असिस्ट यू, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि वीज़ा रिजेक्ट क्यों हो जाता है।
सबसे पहला रीज़न है अगर आपके डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट नहीं है या फिर आपके डॉक्यूमेंट्स में कुछ डिस्क्रिपेंसी है तो वीज़ा रिजेक्ट होने के चांसेस है। सी होता क्या है ना कि क्योंकि शेंगन वीज़ा आपको इतने कंट्रीज़ को एक्सेस देता है एंड इतना इलीगल माइग्रेशन वहाँ पे होती है, दोज पीपल आर वेरी वेरी केयरफुल, ठीक है, कि वो किसको वीज़ा देंगे एंड किसको वीज़ा नहीं देंगे। ओके अगर आपके प्रोफाइल पे उनको ज़रा सा भी डाउट हुआ तो वो आपका वीज़ा रिजेक्ट कर देंगे, ठीक है। एंड वीज़ा रिजेक्शन का जो रीज़न है ना वो बहुत ट्रांसपेरेंट नहीं है। मतलब वो एग्जैक्टली आपको नहीं बताएंगे कि इस पर्टिकुलर वजह से आपका वीज़ा रिजेक्ट हुआ है, ठीक है, तो वो थोड़ा सा वेग रहता है। नाउ द थिंग इज अगर वीज़ा आपका रिजेक्ट हो जाता है तो आपके पास दो ऑप्शंस होते हैं, या तो आप उस डिसीजन को कंटेस्ट कर सकते हो, यानी कि आप लीगली यू कैन फाइट अ बैटल एंड से कि I mean, I don't know why my visa was rejected. I think everything was in place. तो आप उस चीज़ को contest कर सकते हो, but it is a long process. I mean, मैंने touchwood कभी मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ है, but I've heard कि around 3 महीने तक लग जाते हैं उसको resolve करने में, plus additional पैसे भी आपको खर्च करने पड़ते हैं if you are contesting the decision. दूसरा ऑप्शन आपके पास ये है कि आप 1-2 हफ्ता रुक के वापस से आप अप्लाई करें अपने वीज़ा के लिए, बट उसमें अक्सर ये होता है कि हमारे पास ज़्यादा टाइम नहीं रहता है, ट्रैवल टाइम बिटवीन द ट्रैवल टाइम एंड अप्लाइंग फॉर वीज़ा अगेन। सो ये चीज़ें होती है। नाउ वन थिंग जो मैं बताना भूल गई थी, वीज़ा प्रोसेसिंग टाइम, ठीक है। नॉर्मली अगर आप गूगल में चेक करोगे तो वो कहते हैं कि शेंगन वीज़ा के लिए प्रोसेसिंग टाइम इज़ 15 डेज, बट मैंने जितना बारी अप्लाई किया है 1 वीक के अंदर मुझे वीज़ा मिल गया है। इनफैक्ट इस बार भी हमने थर्सडे को अप्लाई किया था एंड उसके अगले हफ्ते वेडनेसडे को ही हमारे पास एक्चुअली ट्यूसडे को मैसेज आ गया था वीज़ा मतलब पासपोर्ट कलेक्शन के लिए, एंड वेडनेसडे को हम जाके पासपोर्ट कलेक्ट कर आए थे, ठीक है। सो स्ट्रेस कहाँ पे होता है, अगर मान लीजिए 10, 12, 15 दिन निकल गए हैं एंड आपके पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है कि आपका पासपोर्ट कहाँ है, वीज़ा का क्या स्टेटस है, वहाँ पे फिर स्ट्रेस स्टार्ट होता है कि कुछ गड़बड़ हो सकता है, बिकॉज इतना टाइम नहीं लगता है ऑनेस्टली शेंगन वीज़ा के लिए, अनलेस बहुत ही ज़्यादा रश हो, जो कि पिछले 2 सालों में था, क्योंकि पोस्ट पैंडेमिक बहुत लोग ट्रैवल कर रहे थे एंड द एम्बेसी वाज जस्ट नॉट एबल टू मैनेज, इतने एप्लीकेशंस आ रहे थे उनके पास, उनसे मैनेज नहीं हो रहा था एंड देयरफॉर काफ़ी डिलेज हो रहे थे, ठीक है। नाउ वी विल डिस्कस अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, और वो ये है कि जैसा कि मैंने आपको बताया शेंगन वीज़ा गिव्स यू एक्सेस टू अबाउट 26-27 कंट्रीज, ठीक है। सो आप कौन से कंट्री में जा रहे हो, आपको कौन से कंट्री में वीज़ा के लिए अप्लाई करना है, ये आपको कैसे पता चलेगा जब आप मल्टीपल कंट्रीज घूमना चाहते हो। सो फॉर एग्जाम्पल अगर आप इंडिया से इटली जा रहे हो, इटली से इंडिया वापस आ रहे हो, तो आपको पता है कि आपको इटली एम्बेसी में अप्लाई करना है फॉर योर वीज़ा। लेकिन अगर आप मल्टीपल कंट्रीज जा रहे हो, फॉर एग्जांपल जो मेरा लास्ट ट्रिप था वहाँ पे मैं हंगरी, चेक रिपब्लिक एंड ऑस्ट्रिया 3 कंट्रीज मैंने कवर किया था, ओके। सो ऐसा नहीं है कि अगर आप 3 कंट्रीज जा रहे हो तो आपको तीनों एम्बेसीज में अप्लाई करना है। किस एम्बेसी में आप अप्लाई करोगे उसके 2 क्राइटेरिया होते हैं। पहला आपका पोर्ट ऑफ एंट्री एंड दूसरा होता है लॉन्गेस्ट स्टे, ठीक है। सो लॉन्गेस्ट स्टे यानी अगर मैं मल्टीपल कंट्रीज विजिट कर रही हूँ तो किस कंट्री में मैं सबसे ज़्यादा दिन रुक रही हूँ, उस कंट्री के एम्बेसी में मुझे वीज़ा के लिए अप्लाई करना है। एंड फॉर एग्जाम्पल मैं 2 या अगर मैं 3 भी कंट्रीज जा रही हूँ एंड तीनों कंट्रीज में मैं 4-4 दिन रुक रही हूँ, यानी इक्वल नंबर ऑफ डेज रुक रही हूँ, तो जो कंट्री मेरा पोर्ट ऑफ एंट्री है, यानी कि जिस कंट्री में मैं लैंड कर रही हूँ, उस कंट्री के एम्बेसी में मुझे अप्लाई करना है फॉर द वीज़ा, ठीक है। अब मैं आपको मेरे पिछले ट्रिप का ही एग्जाम्पल देते हुए बताती हूँ। इंडिया से हमने फ्लाइट लिया था टू बुडापेस्ट जो हंगरी में है, एंड हमारा रिटर्न फ्लाइट था प्राग से जो कि चेक रिपब्लिक में है, एंड इन बिटवीन हम गए थे ऑस्ट्रिया।
लेकिन मैंने कौन से कंट्री की एम्बेसी में अप्लाई किया फॉर द वीज़ा? आई अप्लाइड एट द ऑस्ट्रिया एम्बेसी। ऑस्ट्रिया एम्बेसी में मैंने क्यों अप्लाई किया? क्योंकि ऑस्ट्रिया में हम सबसे ज़्यादा दिन रुक रहे थे। सो जिस कंट्री में आप सबसे ज़्यादा दिन रुक रहे हो, या तो उस कंट्री में कंट्री के एम्बेसी में आप अप्लाई करोगे, या फिर अगर इक्वल नंबर ऑफ डेज है, सो मान लीजिए मैं इटली और स्पेन घूमने जा रही हूँ, 5 दिन मैं इटली में रुकूंगी, 5 दिन मैं स्पेन में रुकूंगी, और अगर मेरा फ्लाइट यहाँ से इटली में लैंड कर रहा है तो मैं इटली एम्बेसी में अप्लाई करूंगी फॉर द वीज़ा। ओके, अक्सर लोग यहाँ पे गलती कर देते हैं एंड कंफ्यूज भी रहते हैं, बिकॉज उनको पता नहीं होता है कि कौन से कंट्री के एम्बेसी में उन्हें अप्लाई करना है। सो वीज़ा रिजेक्शन के कुछ कॉमन रीजंस लाइक आई सेड ये हो सकते हैं कि आपकी डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट नहीं है, या फिर मान लीजिए आपको 3 महीने का बैंक स्टेटमेंट सबमिट करना है, आपने सिर्फ 1 ही महीने का सबमिट किया है। तो जब भी आप डॉक्यूमेंट्स इकट्ठा कर रहे हो ना, जस्ट बी वेरी वेरी केयरफुल कि आपके डॉक्यूमेंट्स में कोई चूक नहीं होनी चाहिए। एंड सेकेंडली, जब आप शेंगन वीज़ा का फॉर्म फिल कर रहे हो, उस फॉर्म में भी सारी इंफॉर्मेशन आपकी बिल्कुल एक्यूरेट होनी चाहिए। ठीक है, नाउ सपोजिंग मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। बहुत बार लोग क्या करते हैं, जैसे कि अभी रिसेंटली ना कुछ कंट्रीज़ में वीज़ा मिलने में काफ़ी टाइम लग रहा था, मिल तो रहा था बट 1-1, 1.5 महीने का वेट था। तो कुछ लोग ये सोच रहे थे कि अच्छा, जिस कंट्री का वीज़ा आसानी से मिल रहा है, मतलब शेंगन वीज़ा आसानी से मिल रहा है, हम उस कंट्री में अप्लाई कर देते हैं। तो मान लीजिए किसी को जाना है फ्रांस और उन्होंने स्विस एम्बेसी में अप्लाई किया है अपने वीज़ा के लिए। उनको स्विट्ज़रलैंड जाना नहीं है, उनको जाना सिर्फ फ्रांस ही है, लेकिन उन्हें ये लगा कि स्विट्ज़रलैंड का वीज़ा तो आराम से मिल जा रहा है, 1 हफ्ते में आ जाएगा, तो मैं स्विट्ज़रलैंड के थ्रू एंटर करके, या फिर मैं स्विट्ज़रलैंड का वीज़ा लेके मैं फ्रांस में एंटर कर लूँगा, क्योंकि है तो वो शेंगन वीज़ा ही। बट ऐसा नहीं होता है। सबसे पहला बात तो यहीं पे आपका वीज़ा रिजेक्ट हो जाएगा, क्योंकि अगर आप स्विस एम्बेसी में अप्लाई कर रहे हो वीज़ा के लिए, तो आपके पास ये डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए दिखाने के लिए कि आप स्विट्ज़रलैंड जा रहे हो, वहाँ पे रुकने वाले हो। ठीक है, तो आपका एयर टिकट, अकोमोडेशन, ये सारे प्रूफ्स आपको दिखाना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि क्योंकि स्विट्ज़रलैंड का वीज़ा इजीली मिल रहा है तो मैं स्विट्ज़रलैंड का वीज़ा अप्लाई कर लूँगी एंड मैं फ्रांस घूमने चली जाऊँगी, वैसा नहीं कर सकते आप। ठीक है, दूसरी चीज़ क्या है कि अगर आप मान लीजिए ये करते भी हो, अगर आप स्विस एम्बेसी में अप्लाई करते भी हो, तो आपके पास डॉक्यूमेंट्स एंड प्रूफ होने चाहिए ये दिखाने के लिए कि आप उस कंट्री को विजिट कर रहे हो, आप उस कंट्री में रुकने वाले हो, आप उस कंट्री से उसके बाद भले ही किसी और कंट्री में चले जाओ। ठीक है, लेकिन जिस एम्बेसी में आप अप्लाई करने वाले हो, उस कंट्री को आपको विजिट करना ज़रूरी है। ओके, सो यहीं पे डॉक्यूमेंट्स की बात आती है। आप ऐसा भी नहीं कर सकते कि आप अभी कह रहे हो कि अच्छा अभी तो मैं स्विट्ज़रलैंड जा रहा हूँ, एंड क्योंकि क्या होता है ना, जो वीज़ा का ड्यूरेशन होता है वो फिक्स नहीं है। किसी को 2 महीने का मिलता है, किसी को 4 महीने का मिलता है, किसी को 6 महीने का मिलता है, किसी को 2 साल तक का भी मिल जाता है वीज़ा। अभी जैसे हमने और हमारे फ्रेंड्स ने एक शेंगन कंट्री के लिए अप्लाई किया था वीज़ा के लिए, हमें सिर्फ 2 महीने का वीज़ा मिला है, उनको 6 महीने का वीज़ा मिला है। तो उनका ऐसा फिक्स नहीं है कि किसको कितने टाइम के लिए वीज़ा मिलेगा, बस अप्रूव वीज़ा आपके पास होना चाहिए। अब सपोजिंग मेरे पास 6 महीने का वीज़ा है और मैं ये सोच रही हूँ कि मेरे पास 2 महीने का वीज़ा है और मैं ये सोच रही हूँ कि अभी तो मैं सपोजिंग इटली जा रही हूँ, 6 महीने बाद समर में मैं फ्रांस जाऊँगी घूमने। तो मान लीजिए मैंने कवरिंग लेटर में ये लिख दिया कि आई एम प्लानिंग टू विजिट इटली एंड 6 months लेटर आई वॉन्ट टू विजिट फ्रांस, कैन यू प्लीज़ ग्रांट मी वीज़ा फॉर 6 months। वो नहीं हो सकता। अगर आपको 6 महीने बाद कहीं जाना है तो आपको दोबारा से वीज़ा अप्लाई करना पड़ेगा, अगर आपके पास वैलिड वीज़ा नहीं है तो। जैसे कि अगर मेरे पास 6 महीने का वीज़ा है तो मैं अभी कहीं जाके आ सकती हूँ एंड 5 महीने बाद मैं कहीं और जा सकती हूँ विद इन द शेंगन रीजन, क्योंकि मेरे पास वैलिड वीज़ा है। ठीक है, लेकिन अगर मेरे पास 2 महीने का वीज़ा है एंड सपोजिंग मैं जनवरी में कहीं घूमने गई हूँ एंड मुझे जुलाई में कहीं और जाना है, तो मुझे वापस से अप्लाई करना पड़ेगा फॉर द शेंगन
वीज़ा, ठीक है। नाउ शेंगन वीज़ा गिव्स यू एक्सेस टू ऑल द शेंगन स्टेट्स, ठीक है। यानी कि अगर मैं सपोजिंग इटली घूमने गई हूँ, ठीक है, मेरे पास मैंने इटली एम्बेसी में अप्लाई किया था फॉर द वीज़ा, एंड जब मैं इटली गई हूँ घूमने तो मैं सोच रही हूँ कि यार इटली से क्यों ना 2 दिन के लिए हम स्पेन होके आए, ठीक है। स्पेन आप जा सकते हो क्योंकि आपके पास वैलिड वीज़ा है, ओके। शेंगन स्पेन अगेन फॉल्स अंडर शेंगन ओनली, ठीक है, वो शेंगन एरिया में ही आता है। तो आप अगर आपके पास वैलिड वीज़ा है तो आप इटली से 2 दिन के लिए स्पेन घूम के वापस इटली आ सकते हो, दैट इज़ अ पॉसिबिलिटी, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं पेरिस में हूँ, ठीक है, एंड मुझे 1 दिन के लिए एम्स्टरडैम जाना है, तो मैं क्योंकि एम्स्टरडैम ऑल्सो इज अंडर शेंगन वीज़ा, तो मैं डे ट्रिप करके आ सकती हूँ। सुबह मैं एम्स्टरडैम जाके शाम को वापस पेरिस आ सकती हूँ। लेकिन अगर मुझे पेरिस से लंदन जाना है, जो कि 2 घंटे की जर्नी है, वो मैं नहीं कर सकती क्योंकि लंदन के लिए आपको यूके वीज़ा चाहिए होता है, ठीक है। शेंगन वीज़ा अगर आपके पास है, आप शेंगन एरिया में कहीं भी जा सकते हो एज लॉन्ग एज यू हैव अ वैलिड वीज़ा। तो मान लो मैं पेरिस से स्विट्जरलैंड जाना चाहती हूँ, मैं पेरिस से 2 दिन के लिए स्विट्जरलैंड जाके वापस पेरिस आ सकती हूँ, ठीक है। सो दैट कैन बी डन। सो कहने की बात ये है कि जस्ट मेक श्योर कि आप सही एम्बेसी में अप्लाई कर रहे हो, सही डॉक्यूमेंट सबमिट कर रहे हो, एंड कोई भी डिस्क्रिपेंसी नहीं है, ठीक है। क्योंकि अगर उनको आपके आइटिनरी में ज़रा सा भी डाउट हुआ तो वो आपका वीज़ा रिजेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। नाउ द गुड न्यूज़ इज़ कि शेंगन वीज़ा इज़ गोइंग ऑनलाइन, यानी कि अब आपको इतना सारा डॉक्यूमेंट्स का प्रिंट आउट लेके पेपर वेस्ट नहीं करना पड़ेगा। आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो। शायद बायोमेट्रिक्स के लिए आपको जाना पड़े VFS ऑफिस, बट दैट इज़ नॉट क्लियर। जस्ट अभी ये रीसेंट न्यूज़ है, अभी तक ये इम्प्लीमेंट नहीं हुआ है, ये इम्प्लीमेंट होना बाकी है। बट ऑनलाइन वीज़ा इज़ मेरे हिसाब से इज़ वेरी वेरी इफ़ेक्टिव एंड वेरी कॉस्ट इफ़ेक्टिव ऑल्सो, क्योंकि बहुत सारा पेपर हमारा बच जाता है। आपको इतना सारा प्रिंट आउट लेना पड़ता है, इतना मोटा मोटा बंच मैं हर बार लेके जाती हूँ शेंगन वीज़ा के लिए जब भी अप्लाई करना होता है, एंड इट जस्ट ब्रेक्स माई हार्ट, क्योंकि वो पेपर उनके किसी काम का नहीं है। वो सारे डॉक्यूमेंट स्कैन करके फिर वो सारे पेपर्स जाते हैं पेपर श्रेडर में। तो आप सोच लो कि कितना पेपर वेस्ट होता होगा। सो एनीवेज, नाउ दैट द प्रोसेस इज गोइंग ऑनलाइन, आई एम होपिंग इट विल बी मच स्मूदर, मच बेटर, एंड सो आई गेस जैसे ही कंफर्म हो जाता है, मतलब जो भी कंफर्म तो वैसे है दैट शेंगन वीज़ा इज गोइंग ऑनलाइन, but from the day it starts it's going to be very very helpful, okay। so helpful से याद आया, I hope ये वीडियो आप लोग को हेल्पफुल लगा हो, एंड अगर आपके क्वेश्चंस है, क्वेरीज है, आप कमेंट सेक्शन में डाल दीजिएगा। I will definitely respond to all your queries and get back to you as soon as possible. Leaving you with just one last thought, do subscribe to my channel and do like this video अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा तो, okay? Thank you so much and have a wonderful trip to wherever you're going next.